प्रिय विद्यार्थियों, आपका बीए भाग तृतीय की इस व्याख्यान माला में स्वागत है। आज हम आपके पाठ्यक्रम में शामिल साहित्य का मूल्य निबंध के निबंधकार बाबू गुलाब राय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करेंगे। बाबू गुलाब राय मूलतः उत्तर प्रदेश क्षेत्र से आते हैं। आपका जन्म 17 जनवरी 1988 को इटावा में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री भवानी प्रसाद था और आपके जीवन पे भवानी प्रसाद जी और उससे भी अधिक अपनी माता, ये दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। और माता तो विभिन्न प्रकार के जो हमारे धार्मिक गीत हैं उनको सस्वर गाती थी, तो इन पर उनका धार्मिक प्रभाव भी काफ़ी ज़बरदस्त रहा। देहावसान इनका 13 अप्रैल 1963 को आगरा में होगा। पैदा इटावा में हुए और मृत्यु जो है इनकी आगरा में हुई। तो इससे पता लगता है कि ये इटावा से होते हुए अपने जीवन को जीते हुए आगरा तक पहुँचे और ऐसा माना जाता है कि इनका अधिकांश जीवन आगरा में ही व्यतीत हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मैनपुरी में हुई। मैनपुरी आपको ध्यान आ गया होगा क्यों प्रसिद्ध है, वर्तमान में मुलायम सिंह के चुनाव क्षेत्र से प्रसिद्ध है शायद। और ये अपनी स्कूल शिक्षा को पूरी करके इन्होंने अपनी बीए जो है वो आगरा कॉलेज से की और आगे इन्होंने दर्शन शास्त्र से एमए भी किया। और यहाँ तक नहीं रुके, बल्कि आपने विधि स्नातक की डिग्री भी प्राप्त की, अर्थात एलएलबी भी आपने की। तो निश्चित रूप से इनका जो अध्ययन क्षेत्र था वो काफ़ी विस्तृत था। जैसे कला में, जैसे इन्होंने दर्शन शास्त्र में आपने एमए किया, फिर आप जो है पढ़ाई के बाद डीलिट जो है, पढ़ाई के अंतिम चरणों में डीलिट आपने आगरा विश्वविद्यालय से की। प्रबंध प्रभाकर नाम के इनका जो है शोध ग्रंथ रहा। और इसके पश्चात आपने यूनिवर्सिटी में, आगरा यूनिवर्सिटी में ही हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। तो ये हम चर्चा बाद में करेंगे। आपकी जहाँ तक अभिरुचि का सवाल है, साहित्य और दर्शन इन दोनों में आपकी रुचि थी और इन्होंने हिंदी को प्रथमतः या शुरुआती दौर में दर्शन से संबंधित साहित्य रचना ही इन्होंने दी और उसके बाद साहित्यिक रचनाएं हमको आपकी प्राप्त हुई। और आपकी रुचि मान लीजिए या आपकी पकड़ मान लीजिए कई भाषाओं पे थी। हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, फारसी है, जो लगभग उस समय हर पढ़े लिखे परिवार में जानी जाती थी। तो आपको भी इनका अच्छा ज्ञान था। जानी तो लगभग सब घरों में जाती थी, लेकिन इनको इन सब का बहुत अच्छा ज्ञान था। तत्पश्चात आप जो है सचिव रहे छतरपुर रियासत के राजा के, महाराजा के। और उसके बाद आपने, मैंने ऊपर आगरा का कहा था कि विभागाध्यक्ष रहे, तो आपने आगरा विश्वविद्यालय में, आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया और वहाँ हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। तो देखिए, इन्होंने पहले एमए कहाँ से किया, दर्शन शास्त्र से, और बाद में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। आप मूलतः हम कहें कि खाली साहित्यकार रहे होंगे या खाली निबंधकार रहे होंगे, यहाँ हमें इनका निबंधकार का रूप इस पुस्तक में आपको देखने को मिलता है। लेकिन खाली निबंधकार नहीं थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आप काव्य शास्त्री थे, काव्य शास्त्रों का अध्ययन आपने किया, लिखा भी, ग्रंथ भी लिखे, व्यवहारिक आलोचना भी इन्होंने की, आलोचक भी रहे, व्यवहारिक निबंधकार भी रहे, विशेष तौर पे ललित निबंध और गंभीर
विद्वत्ता से भरपूर निबंधों के निबंधकार रहे और विभिन्न शास्त्रों के बारे में भी आपने लिखा, तो इनको हम शास्त्रकार भी कह सकते हैं। अब आते हैं इनकी रचनाओं पे। ऊपर जैसे हमने चर्चा किया कि इनकी रुचि दर्शन में भी थी और साहित्य में भी थी, तो हमें इनकी रचनाएं भी दो तरह की मिलती है, दार्शनिक रचनाएं और साहित्यिक रचनाएं। और इन रचनाओं में इन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक जो सारी जो विधियां हैं या लेखन की शैलियां हैं, उन सब का प्रयोग आपने किया। और इन सब में आपने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, वो भाषा पूरी तरह से शुद्ध थी और परिष्कृत थी। शुद्ध और परिष्कृत होने के बावजूद भी इनकी भाषा के दो रूप मिल जाते हैं। एक तो शुद्ध और परिष्कृत भाषा होते हुए भी क्लिष्ट थी, होने के नाते क्लिष्ट थी, और एक थी कि होने के बावजूद भी सरल थी। तो उन सरल जो भाषा का प्रयोग जहाँ किया, वहाँ आपने दूसरी भाषा के शब्दों का भी, स्थानीय भाषा के शब्दों का भी, मुहावरों का, लोकोक्तियों का, इन सब का प्रयोग किया। अब अगला सवाल उठता है कि आपने लिखे ग्रंथ जो संख्या में बहुत सारे थे, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई शैली का प्रयोग तो आपने किया होगा। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है जब हम अध्ययन करते हैं तो कि इन्होंने विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया, आपने भावात्मक शैली का प्रयोग किया, आपने हास्य व विनोदपूर्ण शैली का प्रयोग किया। आमतौर पर आलोचनात्मक विचारात्मक निबंधों में इनकी विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया, और भावात्मक निबंधों में भी जो है इनकी विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया गया, लालित्यपूर्ण शैली का उपयोग किया गया। नर से नारायण नामक जो निबंध है वो इसका एक जीता जागता उदाहरण हम कह सकते हैं। हास्य विनोदपूर्ण शैली, हास्य व्यंग्य निबंधों में इन्होंने काम में ली और वो निबंध बहुत ज़्यादा निखर करके हमारे सामने आए। अब आते हैं इनके रचनाओं पे। इनकी रचनाओं पे, इनकी रचनाओं को हम 3-4 तरह की रचनाओं की श्रेणी में बांट सकते हैं। पहला है पुस्तकें जो आलोचनात्मक रही और दर्शन की रही, तो आलोचनात्मक और दर्शन से जुड़ी हुई किताबें। फिर रहे इनके निबंध, तो वो निबंधों के रूप में हम उनको जान सकते हैं। फिर आया बालकों के लिए लिखा गया साहित्य, तो बाल साहित्य के रूप में हम उसको कर सकते हैं विभेदित। और चौथी जो चीज़ थी, पांचवी जो चीज़ थी, वो थी संपादन। बहुत से ग्रंथों का आपने संपादन भी किया, तो हम इन्हीं के अंतर्गत रहते हुए इनके इन ग्रंथों को जानेंगे, इनके नामों को जानेंगे। ज़्यादा अधिक विवरण अर्थात सनवार, समयवार उनका हम अधिक वर्णन नहीं करेंगे, वरना हमारा व्याख्यान लंबा हो जाएगा। यदि किसी बच्चे को आवश्यकता हो तो वो बाद में अपनी मांग रख सकता है और हम उसको उसके बता दिया जाएगा उस बच्चे को, क्योंकि बीए फाइनल में निबंधकार के परिचय में आपको इससे अधिक की आवश्यकता नहीं होगी। इससे अधिक आप परीक्षा में लिख भी नहीं पाएंगे। तो इनके आलोचनात्मक ग्रंथ काफ़ी रहे, जिसमें मैं मान सकता हूँ कि लगभग 6-7 ग्रंथ इनके आलोचनात्मक रहे, जिनमें मैं कह सकता हूँ पहला नवरस, फिर हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, तो आपने इतिहास के क्षेत्र में भी अपनी रुचि दिखाई, अध्ययन दिखाया, विद्वता दिखाई। कौन से हो गए? नवरस हो गया, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास हो गया। अगली जो उनकी पुस्तक थी वो हिंदी नाट्य विमर्श, जो नाट्य है उस पर विमर्श, नाटकों पर कुछ इन्होंने लिखा है। चौथा है काव्य के रूप, काव्य के जो विविध रूप हैं वो भी आपने पुस्तक के रूप में हमको किए। और
ये पुस्तकें अक्सर हम लोगों के पास मिल जाती हैं। फिर आलोचना कुसुमांजलि नामक भी आलोचनात्मक ग्रंथ आपने लिखा, और इसके बाद जो है सिद्धांत और अध्ययन नाम की पुस्तक भी हमारे सामने आई, वो भी आलोचनात्मक पुस्तक थी। तो इस तरह से 6 ग्रंथ हमारे सामने आलोचनात्मक हम देख पाते हैं और हम बता पाते हैं कि ये आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। फिर दर्शन से जुड़ी हुई जो पुस्तकें आई, जो ग्रंथ आए, वो कौन से थे? कर्तव्य शास्त्र, ये साहित्य से हट गई है, ये दर्शन से जुड़ गई है। जीवन को देखने का जो तरीका होता है, जीवन को देख करके जीने का जो तरीका होता है, उसके बारे में जो पुस्तक है वो दर्शन शास्त्र होती है। हम दर्शन के बारे में बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन इतना हम जान लेते हैं कि जीवन को देखने का जो तरीका है वही क्या होता है? दर्शन होता है। जीवन को किस तरह से हम देखते हैं, फिर किस तरह से उसके अनुसार जीते हैं, वो है दर्शन। तो पहला ग्रंथ इनका कर्तव्य शास्त्र, तत्पश्चात तर्क शास्त्र, दर्शन में तर्क भी होता है। फिर तीसरा है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध दर्शन जो है उस पर उसको आधार लेते हुए आपने बौद्ध धर्म नामक ग्रंथ की रचना की, और यहीं तक नहीं रुके, पाश्चात्य सभ्यता की तरफ आप गए और उनके विचारों को पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास के अंतर्गत हमारे सामने रखा। तत्पश्चात अंत में आपका जिस ग्रंथ का नाम मैं लूँगा वो है भारतीय संस्कृति की रूपरेखा। बौद्ध धर्म पर घूम आए, पाश्चात्य दर्शनों को देख लिया, तर्क शास्त्र को संभाल लिया, कर्तव्य शास्त्र को संभाल लिया, और अंत में आपने भारतीय संस्कृति को संभाला और भारतीय संस्कृति की रूपरेखा के रूप में एक ग्रंथ हमारे को दिया। फिर है इनके निबंधों में, प्रमुख निबंधों में, तो निबंध न बता करके मैं निबंध संग्रहों की चर्चा यहाँ करूँगा। आपके पाठ्यक्रम में जो निबंध है वो तो आपने जान ही लिया होगा, शुरुआत मैंने उसी से की थी, साहित्य का मूल्य। इन्होंने या इनके लगभग 5 निबंध संग्रह हमको उपलब्ध होते हैं। पहला है प्रकार प्रबंध, नहीं प्रकार प्रभाकर, प्रकार प्रभाकर इनका है निबंध संग्रह। दूसरा आप कह सकते हो जीवन पशु, जिसमें काफ़ी निबंध इनके संग्रहित हैं। और तीसरा संग्रह है आपका ठलुआ क्लब। नाम से समझ गए होंगे ठलुआ किसे कहते हैं, और उन लोगों का क्लब। फिर है इनकी एक और निबंध संग्रह, वो है मेरी असफलताएं। निश्चित रूप से जो नाम रखे गए हैं उन नामों का एक एक निबंध तो निश्चित रूप से इन पुस्तकों में होगा, ऐसा हम मान सकते हैं, जिसमें इन्होंने अपनी असफलताओं को भी स्वीकार किया होगा। मेरा ये मानना है कि असफलताओं को जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है वो व्यक्ति महानता की तरफ अपना कदम बढ़ा देता है। 5वां निबंध संग्रह इनका रहा मेरे मानसिक उपादान। मस्तिष्क ने जो चीज़ें, जो उपादान हमको दिए वो इसमें इन्होंने रखे हैं। यही नहीं, ऊपर जब हम देखते हैं तो इनका एक गंभीर स्वरूप उभर करके आता है। तो हम सोचते होंगे कि बाल साहित्य में तो क्या लिखा होगा, क्योंकि बाल साहित्य को लिखने में बहुत कम लोग रुचि लेते थे, लेकिन आपने बाल साहित्य भी रचे और उसमें विज्ञान वार्ता और बाल प्रबोध, ये 2 प्रमुख पुस्तकें आपकी रही। कौन सी? विज्ञान वार्ता, जिसमें विज्ञान से परिचित करवाया गया, बाल प्रबोध में बालकों के प्रबोधन की जो है प्रयास किया गया। इसके अलावा आपने कुछ ग्रंथों का संपादन का कार्य भी किया। सत्य हरिश्चंद्र ग्रंथ का इन्होंने संपादन किया। इसके साथ साथ भाषा भूषण नामक ग्रंथ को भी आपने संपादित किया, और इसके अलावा एक तीसरा ग्रंथ और भी था, कादम्बरी कथासार। तो कादम्बरी कथासार को भी आपने संपादित किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आप
काफ़ी अधिक क्षेत्रों में या बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, या इनका कार्य क्षेत्र भी बहुमुखी रहा। और इनकी जहाँ तक विशेषताओं के बारे में हम कह सकते हैं तो वो हमने देख लिया था, इनकी रचनाएं किस शैली में लिखी गई थी। फिर भी थोड़ा सा हम ये जानकारी ले लेते हैं कि आपने इनमें इतने जो लिखे उसमें आपने देशभक्ति को नहीं छोड़ा। देशभक्ति पर भी आपने लिखा है, काफ़ी लिखा है। देशभक्ति तो उस समय की विशेष बात हुआ करती थी, तो आप में भी वो मिलती है। इसके अलावा आपने अपने जो साहित्य की रचना की उसमें काफ़ी सरल लेकिन गंभीर और व्यंग्यपूर्ण रचनाओं का भी जो है निर्माण किया या उनकी रचना की। इसी के साथ आज का ये परिचय का जो रूप है हम यहाँ समाप्ति की तरफ ले जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कह दूं कि आपने अपने निबंधों में मनोविश्लेषणात्मक जो है शास्त्र का परिचय लिया, परिचय क्या लिया, सहयोग लिया। और ठलुआ क्लब, मेरी ऐसा पुस्तकें, कुछ उछले, इस तरह के जो निबंध संग्रह हैं उनमें आपने इस तरह की बातों को रचा। और इसके साथ साथ वैयक्तिकता का पुट भी आपके निबंधों में मिल जाता है, क्योंकि यहाँ निबंधों की बात है तो हम निबंधों पे चर्चा कर लेते हैं। संस्मरणात्मक और आत्मपरक निबंधों में उनका सही मायने में देखा जाए तो सच्चा निबंधकार प्रकट हुआ है, और वो अपनी बात बहुत स्पष्टता के साथ, आत्मीयता से और ईमानदारी से कहते हैं। इनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज और व्यंग्यपूर्ण रही है। और एक और है कि इनकी जो रचनाएं हैं उनमें न तो भावात्मक रूप से और न विचारात्मक रूप से कहीं से भी कोई कृत्रिमता दिखाई देती है। कुछ भी कृत्रिमता इनके रचनाओं में हमको नहीं मिलती है। और एक खास बात और है जो अक्सर नहीं मिलती है, इन्होंने जब अपने व्यंग्य निबंध लिखे तो जो अधिकांश निबंधों में व्यंग्य किया है वो खुद पर किया है, तो एक बहुत बड़ी बात, और उस व्यंग्य का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और इनकी भाषा की जो एक विशेषता हम यहाँ ले सकते हैं वो है भावानुकूलता। भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग आपने किया है। तो इसी के साथ आज के हमारे इस चर्चा का मैं यहीं समापन करता हूँ, इसको विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।